दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क भारत, हमारे देश भारत में कई सल्तनतों ने राज किया। कई सल्तनतें यहाँ पर आई और गई। कई सल्तनतों का वजूद पैदा हुआ तो कई सल्तनतें खत्म हो गई। अगर हम बात करें भारत देश की ताकतवर सल्तनत की, तो उसमें दो सल्तनतें सबसे टॉप पर आती हैं और वो दोनों एम्पायर यानी दोनों सल्तनत है। एक तो मुगलिया सल्तनत और एक मौर्य एम्पायर। क्योंकि दोस्तों, ये दोनों ही सल्तनतें, ये दोनों ही साम्राज्य ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने दौर में न सिर्फ पूरे भारत के इलाके पर राज किया था, बल्कि साथ ही साथ इन दोनों ही साम्राज्यों की गिनती अपने दौर में दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे अमीर सल्तनतों में की जाती थी। इन दोनों ही एम्पायर्स यानी इन दोनों ही सल्तनतों में बहुत सारी सिमिलर यानी कि एक जैसी जो चीजें हैं, उनमें एक सिमिलर चीज ये भी है कि जहां एक तरफ मौर्य एम्पायर में सबसे ताकतवर और सबसे मशहूर राजा के तौर पर सम्राट अशोक को याद किया जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक ने ही अपने दौर में अपनी ताकत के बलबूते पर मौर्य एम्पायर को ज्यादा से ज्यादा इलाके पर फैलाया था। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, मुगल एम्पायर में यानी मुगल सल्तनत में भी इसी तरह से औरंगजेब आलमगीर को याद किया जाता है, क्योंकि बिल्कुल हूबहू अशोक सम्राट की तरह ही मुगल सल्तनत में भी जिस बादशाह ने मुगल सल्तनत को सबसे बड़े इलाके पर फैलाया था, जिसने इलाका बढ़ाया था, क्षेत्रफल बढ़ाया था और सबसे ताकतवर और सबसे अमीर सल्तनत बना दिया था, मुगल सल्तनत के उस बादशाह का नाम कोई और नहीं बल्कि औरंगजेब आलमगीर ही था। मगर दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आज जो हम चीज आपको औरंगजेब आलमगीर और सम्राट अशोक के बारे में बताने वाले हैं, वो चीज ना सिर्फ हद से ज्यादा हैरान कर देने वाली है, बल्कि वो बात तो बेइंतहा चौंका देने वाली भी है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले आप में से बहुत सारे लोगों ने ना इस चीज को सुना होगा, ना इस बारे में कभी आपने पढ़ा होगा, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपने कभी इस बारे में गुमान तक नहीं किया होगा, सोच विचार भी नहीं किया होगा। दरअसल दोस्तों, आपने ये बात तो अच्छे तरीके से सुन ही रखी होगी कि मुगल सल्तनत की गद्दी औरंगजेब आलमगीर को कोई आसानी से या बिना खून बहाए नहीं मिल गई थी, बल्कि इसके लिए औरंगजेब आलमगीर को बहुत सारी जंगें भी करना पड़ी थी। इवन औरंगजेब आलमगीर को तो अपने उन 3 भाइयों तक को कत्ल करना पड़ा था कि जिन्होंने औरंगजेब आलमगीर को मुगल सल्तनत पर राज करने से रोकने की कोशिश की थी या रोका था, और जो बारी बारी से औरंगजेब आलमगीर के मुकाबले में आए थे। और आखिरकार फिर अपने सारे मुखालिफों से निपटने के बाद, अपने विद्रोहियों से निपटने के बाद औरंगजेब आलमगीर ने मुगल सल्तनत की गद्दी पर कदम रखा था। आज इस बात को लगभग 3.5 सदी यानी 350 साल गुजर चुके हैं, मगर इन सब चीजों के बावजूद भी आज भी आप हिंदुस्तान के किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो उसको भी अच्छे से पता होगा कि औरंगजेब आलमगीर ने अपने 3 भाइयों को कत्ल कर दिया था। और ये इसलिए है क्योंकि इस बारे में हमको बार बार न सिर्फ बहुत सारी स्टोरीज, सीरियल और मूवीज के जरिए से बताया जाता है, बल्कि अक्सर टीवी न्यूज चैनल्स पर भी इस मुद्दे को लेकर डिबेट्स होती ही रहती हैं, बहस होती ही रहती है। मगर दोस्तों, शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सल्तनत यानी साम्राज्य को हासिल करने के लिए जो तरीका औरंगजेब आलमगीर को अपनाना पड़ा था, यानी जिस तरीके से अपने ही भाइयों से औरंगजेब आलमगीर को भी जंग करनी पड़ी थी और उनको कत्ल करना पड़ा था, बिल्कुल यही तरीका आज से लगभग 2200 से 2300 साल पहले सम्राट अशोक को भी अपनाना पड़ा था। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अशोक सम्राट को अपनी सल्तनत को अपनाने के लिए, उसके साम्राज्य को बचाने के लिए और साम्राज्य का सम्राट बनने के लिए न सिर्फ अपने 1, 2 या 3 भाइयों को कत्ल नहीं करना पड़ा था, बल्कि पूरे के पूरे 99 भाइयों को कत्ल करना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ही ठीक सुन रहे हैं। अशोक ने उस दौर में अपने 99 ब्रदर्स को कत्ल कर दिया था, मगर इस बारे में ज्यादातर लोग कुछ जानते ही नहीं हैं। और उसकी खास वजह यह भी है कि इस बारे में कभी कोई चर्चा ही नहीं करता है। दरअसल दोस्तों, कहानी कुछ यूँ है कि अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे बादशाह थे, यानी राजा थे। इनसे पहले जो दूसरे बादशाह हुआ करते थे उनका नाम बिंदुसरा था, जबकि इस मौर्य साम्राज्य के जो पहले राजा हुआ करते थे उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था। और मुझे ये पूरा यकीन है कि आप सभी ने भी अपनी ऐतिहासिक हिस्ट्री वाली किताबों में या फिर अपनी स्कूल की बुक्स में भी कभी ना कभी तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम कभी ना कभी सुना ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनकी सल्तनत का अगला राजा उनके बेटे बिंदुसरा को बनाया गया था, और बिंदुसरा भी अपने फादर की ही तरह एक काबिल राजा भी साबित हुए थे। बिंदुसरा की कई सारी बीवियां थी और उन सारी बीवियों से उनके लगभग 101 बेटे भी थे, और उन्हीं 101 बेटों में से एक बेटे का नाम अशोक था। मगर हैरानी की बात यह थी कि बिंदुसरा की तरफ से अशोक को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था। दरअसल ज्यादातर इतिहासकारों की माने तो बिंदुसरा तो अशोक से नफरत तक किया करते थे, जिसके पीछे वैसे तो बहुत सारी वजह थी, मगर अशोक का लोग और उनकी चमड़ी का कलर बताया जाता है, क्योंकि बिंदुसरा को ये महसूस होता था कि जिस तरह का अशोक का लुक है, जिस तरह का अशोक की चमड़ी का कलर यानी उनका रंग है, ये सारी चीजें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इनको एक राजा के घर पैदा ही नहीं होना चाहिए था।
और शायद यही वजह थी कि बिंदुसारा दरअसल अपने बेटे सुशीमा को अपने साम्राज्य का राजा बनाना चाहते थे, जो कि सबसे बड़े बेटे थे इनके। मगर अपने किसी बेटे को अगर वो सल्तनत का राजा नहीं बनाना चाहते थे, साम्राज्य का राजा नहीं बनाना चाहते थे, वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अशोक ही थे। यानी बिंदुसारा को लगता था कि उनके सबसे बड़ा बेटा सुशीमा अगर सल्तनत को यानी साम्राज्य को हासिल ना भी कर पाए तो उसके अलावा उनका कोई भी बेटा सल्तनत का राजा बन जाए, मगर अशोक कभी ना बने। मगर दूसरी तरफ बिंदुसारा के महल में मौजूद जितने भी वजीर थे, जितने भी सलाहकार थे और जितने भी ताकतवर लोग थे, उनमें से ज्यादातर लोग यही चाहते थे कि साम्राज्य का राजा यानी साम्राज्य का अगला राजा कोई भी बने तो सिर्फ और सिर्फ अशोक ही बने। उसकी एक वजह तो ये थी कि जहाँ एक तरफ अशोक बहुत ज्यादा काबिल, लड़ाई में भी बहुत ज्यादा हुनरमंद थे और ताकतवर और बहादुर भी थे, तो दूसरी तरफ जो सुशीमा था वो दरअसल एक बहुत गैर जिम्मेदार इंसान था। वो ना तो लड़ाई में इतनी काबिलियत रखा करते थे और ना ही इतना ज्यादा काबिल था, बल्कि इतिहासकार तो लिखते हैं सुशीमा एक घमंडी इंसान भी था। फिर दरअसल दोस्तों हिस्ट्री में आखिर में हुआ ये कि बिंदुसारा जब बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और उनको ये एहसास होने लगा था कि उनकी मौत अब बहुत करीब आ चुकी है, तो उन्होंने ये फैसला किया कि मैं जल्द से जल्द अपना अगला राजा भी घोषित कर दूं। मगर परेशानी की बात तो सबसे बड़ी यही थी कि उनका बड़ा बेटा सुशीमा उस वक्त सल्तनत की राजधानी में मौजूद ही नहीं था, बल्कि उसको तो बिंदुसारा ने कुछ ही दिनों पहले तक्षशिला नाम के उस इलाके में भेज दिया था कि जहाँ पर लोगों ने इसके खिलाफ बगावत कर दी थी और सुशीमा को यही जिम्मेदारी दी गई थी कि जल्द से जल्द वो इस बगावत को कुचल डाले। हालांकि दोस्तों सुशीमा जो है इस बगावत को कुचलने में भी नाकाम साबित हो गया था। इसीलिए बिंदुसारा ने फौरन अपने मिनिस्टर्स यानी अपने वजीरों से कहा कि वो सुशीमा को खत लिखें कि वो फौरन मेरी मौत से पहले हमारी राजधानी में पहुंच जाए, ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी जिंदगी में ही उसका राज अभिषेक यानी कि ताजपोशी कर सकूं, उसे राजा बना सकूं। मगर दोस्तों ज्यादातर वजीर जो अधिकतर अशोका की साइड में ही थे, उन्होंने न सिर्फ बिंदुसारा की तरफ से सुशीमा को भेजे जाने वाले उस खत को उस तक पहुंचाने में देरी की ताकि वो और ज्यादा देर से सुशीमा के पास पहुंचे, बल्कि साथ ही साथ उन वजीरों ने अशोका की तरफ यानी सम्राट अशोक की तरफ एक खत रवाना कर दिया। खुफिया तौर पर अशोक को भेजे गए इस खत में ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि तुम जल्द से जल्द राजधानी पहुंच जाओ ताकि हम सब लोग मिलकर तुम्हारे राज्य अभिषेक की, तुम्हारी ताजपोशी की तैयारियां कर सकें। खत मिलते ही अशोका, जो दरअसल उस दौर में उस वक्त उज्जैन शहर में मौजूद थे, उन्होंने फौरन ही अपनी राजधानी की तरफ सफर करना शुरू कर दिया और वो उनके दूसरे भाई यानी सबसे बड़े भाई सुशीमा से पहले ही राजधानी में पहुंचने में कामयाब भी हो गए। बाद में सुशीमा के पहुंचने से पहले ही बिंदुसारा की भी मौत हो गई थी और महल में जितने भी सारे वजीर थे उन्होंने फौरन ही अशोका को अपना अगला राजा घोषित कर दिया था। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि अशोका की ताजपोशी लगभग अपने पिता की मृत्यु के 4 साल बाद हुई थी। वो इसलिए कि अशोक को अपनी सल्तनत को एक बार फिर से स्टेबल करने में और अपने सारे दुश्मनों को खत्म करने में, ठिकाने लगाने में काफी अच्छा खासा टाइम भी लग गया था। हैरानी की बात तो यह है कि अशोक को एक एक करके अपने भाइयों को कत्ल भी करना पड़ गया था। जिन भाइयों को अशोक ने कत्ल किया था उनकी तादाद, उनकी क्वांटिटी लगभग 99 बताई जाती है और अशोक की तरफ से अपने जैसे एक भाई को जिंदा छोड़ा गया था। वो भाई आखिर कौन सा था, इस बारे में भी इतिहासकारों के बीच मतभेद पाया जाता है। कोई किसी दूसरे भाई का नाम बताता है तो कोई किसी और भाई का नाम बताता है। हालांकि दोस्तों कुछ सोर्सेस तो ऐसे भी हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि दरअसल अशोक ने 99 नहीं बल्कि 100 के 100 भाइयों को ही कत्ल कर दिया था और इन सारे भाइयों में भी जिस भाई की सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत हुई थी उसका नाम सुशीमा था, यानी कि वही बड़ा भाई जो किसी दौर में बिंदुसारा की सबसे पहली पसंद हुआ करता था। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट पर से मिली है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।